सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चा, आज हम लोग यहाँ पर जेई मेन 2019 के ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिलाकर आपके सामने यहाँ पर 6 सवाल पूछे गए थे और इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें से कुछ सवाल आपको काफी प्यारे हैं, अच्छे भी है। आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ये 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। डाउनलोड कीजिए, टाइम बाउंड मैनर में बच्चा आप इसको सॉल्व कीजिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके अंदर आपको उसका कॉन्सेप्ट वीडियो, रिवीजन वीडियो 2020 से लेकर 26 के एवरी सिंगल क्वेश्चन के डिस्कशन, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी सिलेक्टेड पीवाईक्यूज का भी एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। ठीक है, इसके माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतरीन बना सकते हैं। 6 सवाल है, +4 -1 रूल के हिसाब से आप इसको सॉल्व कीजिए। सही होता है अपने आप को +4 दीजिए, गलत होता है अपने आप को -1 दीजिए, और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको टोटल स्कोर क्या बन रहा है। 6 सवाल आपके सामने यहां पर है। आप इसके लिए है ना अपने आप को मैक्स टू मैक्स 15 मिनट दीजिएगा, इससे ज्यादा का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला सवाल ये रहा, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। A circuit connected to an AC source of EMF this much with t in seconds gives a phase difference of π/4 between EMF E and current I. ठीक है, which of the following circuits will exhibit this? अब आपका सवाल में कहता है कि E और I में ना फेज डिफरेंस π/4 का है। सवाल में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन किसको लीड कर रहा है। अगर हम फेजर के टर्म में आपको समझाए, अगर ये हमारा I है तो हो सकता है कि हमारा E ऐसा हो ताकि फेज डिफरेंस हमको यहां पर 45 डिग्री का आ जाए। ये डायग्राम दिखाता है कि मेरा जो E है वो I से लीड कर रहा है, या फिर I E को लैग कर रहा है। क्या तो ये सिचुएशन हो सकता था, या फिर हमारे सामने ये वाला सिचुएशन भी हो सकता है। ठीक है, देखिए सवाल को सॉल्व करना जो है वो 1 मिनट से भी कम समय का काम है, लेकिन पूरा इसको एनालाइज कीजिए। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर तुम ऑप्शन देखो तो क्या तो आरएल सर्किट होगा या फिर आरसी सर्किट होगा, और दोनों में ही 45 डिग्री फेज डिफरेंस की पॉसिबिलिटी है। सही बात है। अगर आरएल सर्किट होगा तो आपका जो ईएमएफ होगा वो लीड कर रहा होगा, और अगर आरसी सर्किट होगा तो ईएमएफ आपके आई को लैग कर रहा होगा। अच्छा, बढ़िया है साहब। तो अगर तुमको टेक्निकली ध्यान में है कि भैया कैसे बनाते थे इसका फेजर, सपोज कीजिए, थोड़ा सा हम यहां पर डीप में जा रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक आरएल सर्किट है इस प्रकार से, और आपके पास यहां पर एक सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, राइट। तो इस दोनों में ही आपको करंट सेम होने वाला है। तो आपने यहां पर करंट का फेज बना दिया, ठीक है, फेजर बना दिया करंट का, इसको हमने रेफरेंस लिया है। अच्छा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो करंट के अलोंग ही होगा, और इंडक्टर के अक्रॉस जो होता है ना वो करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा होता है। अगर ये सप्लाई सोर्स मेरा E है, राइट, तो भैया VL और VR का जो रिजल्टेंट होगा वो E के बराबर होना चाहिए। तो रिजल्टेंट हमने इस प्रकार से यहां पर E बना दिया। अब E और I के बीच में जो एंगल है वही हमको यहां पर फेज डिफरेंस है, E और I के बीच में। तो अगर कोई हमसे फेज डिफरेंस यानी कि फाई पूछेगा तो हम tan फाई को बोल सकते हैं tan फाई वुड बी VL/VR, जस्ट लाइक योर वेक्टर। तो tan फाई हमको हो जाएगा VL/VR, और VL क्या होगा I इंटू XL, VR क्या आई I इंटू R। और यही शायद तुम डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल भी कर लेते हो कि फेज डिफरेंस इज XL/R। तो हमको सर समझ में आ गया है कि मेरा जो फेज डिफरेंस है क्या तो वो XL/R होगा, और अगर कैपेसिटर हुआ सर्किट में, RC सर्किट होगा, तो ये XC/R होगा। बस इंडक्टर के केस में E लीड करेगा और कैपेसिटर के केस में E लैग करेगा। अच्छा, हमको प्रश्न में फेज डिफरेंस का वैल्यू π/4 दिया हुआ है, यानी कि tan π/4 कितना होता है 1। तो भाई साहब अगर tan π/4 हमको 1 है, यानी कि XL और R बराबर होना चाहिए। अगर RL सर्किट है तो XL और R बराबर होना चाहिए, और अगर RC सर्किट है तो XC और R बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब आपको चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा बेसिकली। अगर तुम देखो तो चारों ऑप्शन में रेजिस्टेंस हमको 1000 ओम दिया है, यानी कि
यानी कि एक्सेल 1000 ओम हो तो वो मेरा ऑप्शन सही होगा, और अगर एक्सी 1000 ओम है तो वो ऑप्शन मेरा सही होगा। सही बात है सर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने इस वाले ऑप्शन को चुना, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 100 है, सो 100 इंटू एल, और एल है मेरे को 10 मिली हेनरी। तो भाई साहब ये तो सिर्फ 1 ओम निकल कर आए, और ये तो 1000 है। तुम अगर ऑप्शन नंबर बी भी चेक करोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ए और बी दोनों ही आपको नहीं होगा। तुम चाहो तो बी को चेक कर लेना, 1000 तो नहीं आने वाला किसी कीमत पर। अच्छा, अगर हम लोग यहां पर ऑप्शन नंबर डी को चेक करें एक बार के लिए, तो मेरे को एक्सी जो होता है दैट इज 1 बाई ओमेगा सी, 100 इंटू ये है अपने को 10 इंटू 10 टू द पावर -6, एंड माय डियर फ्रेंड ये 1000 आ रहा है। अगर इससे 1000 आएगा तो इससे तो 1000 नहीं आने वाला है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है और सी मेरा गलत है। तो हम फिर से कह रहे हैं, आपको इस सवाल को सॉल्व करते वक्त डायरेक्ट ये फॉर्मूला मन में सोचना था, एक्सी एक्स आर बराबर होगा, एक्सी और आर बराबर होगा, और आप ऑप्शन को चेक करते आपका आंसर आ जाता। लेकिन ये एनालिसिस हमने यहां पर करके दिखाया है उनके लिए जिनको बेसिक्स में शायद डाउट था। चलिए, ये सवाल भी आपको एक अच्छा सवाल है, और ये किसी भी मायने से आपको पैरेलल सर्किट का सवाल नहीं है, तो घबराइएगा मत सवाल का डायग्राम देख के। कहता है कि कैपेसिटेंस इतना है, रेजिस्टेंस R2 इतना है, L की वैल्यू इतना है, R1 की वैल्यू इतना है, करंट इन LR1 इज I1 एंड CR2 इज I2, यानी कि ऊपर वाले ब्रांच में जो करंट है वो हमको I2 है, और इस वाले ब्रांच में जो करंट है वो I1 है। देखिए, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि भैया ये दोनों करंट का सम्मिशन यहां पर हो जाएगा I1 प्लस I2। अगर आपने ऐसा अपने मन में सोचा है तो वो महापाप है। जैसे आप लोग नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में अगर डीसी सोर्स होता है तो आप ऐसा करते हैं, यहां पे I1 I2 सेम फेज में होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस अगर हुआ तो आप नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अगर इसके अक्रॉस वीसी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस वीआर है, तो वीसी प्लस वीआर ये नहीं होगा। ठीक बात है, ये सब बेसिक्स है। अपने को हमसे सवाल में पूछता है कि अगर ये सप्लाई आपका इतना है, द फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2 आपको कितना है। ये आपको सवाल में दे रखा है 200√2 sin 100t ओवर हियर। ठीक, अब अगर तुम ध्यान से देखो ना तो आप इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो और इसको भी आप अलग से सॉल्व कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो सोर्स है ना, ये सोर्स इसके अक्रॉस भी है और इसके अक्रॉस भी है, तो ये आपके लिए एक आरसी सर्किट हो गया। समझ रहे हो? I2 और ये सोर्स को सपोज कीजिए हमने E बोला है, राइट? तो I2 और E के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, और I1 और E के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, वो अपने को अंडरस्टैंड करना है। तो एक आरसी सर्किट में आपको जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज गिवन बाय योर tan phi, लेकिन हमको XC और XL की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले वो सॉल्व करो। XC तुमको हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू अपने पास यहां पर 100 है, C की वैल्यू हमारे पास ये है, तो √3/2 इंटू 10 टू द पावर -6, तो यहां से अपने को आ जाएगा, ये मर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4। ये हमको हो गया है XC, और देखो कितनी बड़ी वैल्यू है ये। वहीं अगर हम लोग XL देखेंगे तो भैया XL हमको हो जाएगा ओमेगा इंटू L, और L की वैल्यू भाई साहब √3/10 है, यानी कि ये हो गया है 10√3 ओम। अच्छा, अब मान लेते हैं कि I2 और E के बीच में फेज डिफरेंस phi2 का है, I1 और E के बीच में फेज डिफरेंस phi1 का है। अगर हम phi2 निकालने का प्रयास करें तो tan phi2 इज इक्वल टू XC/R2। अब XC की वैल्यू तुम देखो एक बार ही, और R2 की वैल्यू देखो। ये वैल्यू को अगर तुम नीचे 20 लिख भी दो तब भी ये वैल्यू आपको बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी वैल्यू है। लिख के देखो, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 20, तो ये हो जाएगा इतना, ये मर जाएगा बेसिकली 1000/√3। यहां से अगर तुम phi2 को देखोगे इट विल बी रफली 90 डिग्रीज। ये वैल्यू बहुत बड़ी है। अच्छा,
तो phi2 इज क्लोज टू 90 डिग्रीज, नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्रीज, वो तो इंफिनिटी पे है, लेकिन इट इज क्लोज टू 90 डिग्रीज। अच्छा, अब बात करते हैं phi1 की। तो भाई साहब tan phi1 इज इक्वल टू एक्सएल विच इज योर 10√3 अपॉन R1, और R1 कहां गया कहां गया कहां गया, 10 है, तो ये 10 मरेगा और ये हो जाएगा √3। मतलब phi1 कितना है, क्या phi1 अपने को 60 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब इनका काम खत्म हो गया। अब आइए बनाते हैं फेजर। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, या फिर आप इस पे फोकस करो, ये एक आरएल सर्किट था। आरएल सर्किट में अगर तुमने I1 ड्रॉ कर दिया, लेटस से I1 आपने अगर ड्रॉ किया है, तो जो E होगा वो लीड करेगा, आरएल सर्किट है, और कितने से लीड करेगा, तो 60 डिग्री से लीड करेगा। तो आपने ये बना दिया यहां पर E, और ये एंगल कितना हो गया है, 60 डिग्री। लीड करना होता है तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, और अगर लैग करवाना होगा तो ऐसे बना देंगे क्लॉकवाइज, रेफरेंस है। अब आ जाइए आप लोग ऊपर वाले पे। अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो इस वाले केस में जो E होता है वो लैग करता है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो I2 होता है वो लीड करता है। तो I2 E से कितना लीड कर रहा है, 90 डिग्री। I2 E से कितना लीड कर रहा है, 90 डिग्री। तो E पे 90 डिग्री ऐसे बना दो, ये रहा। तो ये हमको हो गया I2, और I2 E से कितना आगे है, 90 डिग्री। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है, फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2, एंड दैट इज हाउ मच, ये पूरा एंगल, दिस इज योर 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी ओवर हियर। सवाल रोचक है, बिल्कुल करने लायक सवाल और अच्छा सवाल है, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अ सीरीज एसी सर्किट, बताइए कैसा कैसा डेटा दिया है, दोनों ऑप्शन कितना नजदीक यहां पे दे रखा है, ये भी आपको ठीक ठाक नजदीक है। A series AC circuit containing an inductor of 20 millihenry, a capacitor इतना, resistor इतना, is driven by a source of इतना। अगर सवाल में कुछ नहीं बोलता है तो ये आपको RMS वोल्टेज है, पीक वोल्टेज नहीं है, और 50 हर्ट्ज। द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन 60 सेकेंड इज गोइंग टू बी हाउ मच। देखिए, हालांकि फॉर्मूला बच्चों को याद रहता है, फिर भी हम एक बार दिखा देते हैं। पावर जो होता है दैट इज इक्वल टू योर IRMS ERMS इंटू cos phi, ठीक बात है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम ERMS को क्या लिख सकता है, IRMS इंटू Z, और cos phi क्या होता है, पावर फैक्टर है ना, cos phi होता है R/Z। तो आपका Z से Z मर गया, और ये आपको बन गया I² RMS इंटू योर R। लेकिन हमसे यहां पर एनर्जी डिसिपेटेड इन 60 सेकेंड पूछ रहा है। सो बेसिकली वो जो एनर्जी की बात की जा रही है, आप उसको अगर H के फॉर्म में भी लिखो, सो P इंटू टी होगा, तो इसके साथ आप एक टाइम भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस सवाल का पूरा प्रश्न है कि हमको चाहिए IRMS। आई वॉन्ट टू फाइंड IRMS, एंड IRMS इज नथिंग बट ERMS अपॉन इंपीडेंस। ERMS हमको सवाल में दे रखा है 24, समझ रहे हो। तो ये जो न्यूमरेटर आपने लिखा था इसको मिटाकर हम लोग यहां पर 24 लिख सकते हैं। मतलब सवाल हो गया है कि भैया इंपीडेंस बताओ। यही आपको लग रहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, चलिए देखते हैं। ओमेगा जो होगा वो होगा 2 पाई एफ। सो 2 पाई इंटू 50 कितना होता है, 100 पाई। दिस इज योर ओमेगा। अगर हम एक्सएल की बात करें तो ओमेगा इंटू एल, और एल है हमको यहां पर 20 मिली हेनरी। तो भाई साहब ये इसको इसको इसको, अच्छा ये तो पूरा ही कट कुट गया है, नहीं 20 मिली हेनरी था, तो 20 इंटू 10⁻³ तो ये सारा मर गया। तो सिर्फ आपको यहां पर बच रहा है 2 पाई। अद्भुत। वहीं अगर हम लोग एक्सी देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, ओमेगा है हमको यहां पर 100 पाई, 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी, और C है हमको यहां पर 120 और 10⁻⁶ ऊपर चला जाएगा। तो ये हमको हो गया 1 2 3, यहां पे हो जाएगा आपको ये 1000, तो ये हो जाएगा 43, और ये हो जाएगा 250। यानी ये आपको निकल कर आना चाहिए 250 अपॉन 3 पाई। बढ़िया है।
सो योर इम्पिडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर. कहाँ है आर, कहाँ है आर? 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, या फिर एक्सी माइनस एक्सएल, एक ही बात है क्योंकि होल स्क्वायर है ना. तो ये आपको हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3 पाई माइनस योर 2 पाई और होल का स्क्वायर. कष्ट है ना यहीं पर आ रहा है. एक काम करते हैं, देखिए एक हमको पता है कि अगर पाई स्क्वायर जीवन में आएगा तो हम उसको 10 ले सकते हैं. तो हमको यहां पर दिख रहा है कि ये हो जाएगा 3600 प्लस इस स्क्वायर को अगर हम लोग खोल दे, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दे, तो इसका स्क्वायर आपको हो जाएगा मुन्ना 625 इंटू 100, और 3 का स्क्वायर 9 और पाई का स्क्वायर हो जाएगा 10, तो 90 हो गया. माइनस, अच्छा प्लस 2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर यानी कि 40, माइनस और फिर आएगा तुमको 2ab. तो जब तुम 2ab करने जाओगे तो भैया ये पाई और ये पाई मरेगा, और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू दिस इज 1000, सो दिस इज योर 1000 डिवाइडेड बाई 3. देखा कितनी खूबसूरती से हमने पूरे पाई को ही यहां से सिस्टम से उड़ा दिया है. बहुत अद्भुत, सुंदर. तो एक काम करो, इसको एक बार छोड़ दो, सिर्फ इसको है ना ऐड करो, सिंप्लीफाई करो. तो यहां पर आपको 9 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा आपको 6250 प्लस 9 था तो 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा 360, माइनस और 9 तिया, तो ये हो जाएगा अपने को 3000. तो ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको हो जाएगा 3250 प्लस योर 360, एंड दिस वुड बी हाउ मच? 0, 6 5 11 और 3 2 5 6, और ये हमको 3 का 3 ही बचेगा अपॉन 9. सो ये जो पूरा टर्म है ना, ये है हमको 3610 बाई 9. अब हमको देखो ना यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि 3610 को एक काम करो 3600 लिख दो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना. सिर्फ 10 ही हम यहां से हटा रहे हैं. तो ये आपको 9 हो गया है, और ये अब क्या है, इसको पूरी तरीके से मारेगा तो ये हो जाएगा 400, और 400 इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 4000. यानी इंपिडेंस जो है हमारा, इसको हटाइए यहां से, इंपिडेंस जो है हमारा 4000 का रूट आ रहा है, यानी कि 20√10 आ रहा है. ठीक, अच्छा. तो अब आ जाइए आपके इस करंट पे, या फिर सीधे हीट पे आ जाओ. एनर्जी डिसिपेटेड इज आई स्क्वायर आर एम एस, और आई आर एम एस है 24/20√10, और इसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज योर 60 ओम, एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम इज योर 60 सेकेंड ओवर हियर. ठीक बात है सर. अच्छा आइए इसको हटा देते हैं यहां से, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, जस्ट गिव इट सम स्पेस ओवर हियर. तो भाई साहब ये हो जाएगा 4624 और ये हो जाएगा 45. सो h इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमको हो जाएगा 36, और 5 का स्क्वायर हमको यहाँ पर हो जाएगा 25 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 ओवर हियर. ठीक है. तो भाई साहब ये वाला शून्य इसको मार देगा, है ना, और हमारे पास यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ किया गया, 4 6 और 4 5 ने ठीक ही है, और उसका स्क्वायर था अपने पास, तो भैया 25 इंटू 10 अपने पास आ गया यहाँ पर. अच्छा सो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 इंटू 2, राइट. तो 6 6 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है भैया, इतना तो याद नहीं है. तो 6 6 36 और 6 3 18, 3 6 18, एक हाथ में 3 3 9 10, तो 6 9 2 इतना. ये अपने को हो रहा है 1296 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन योर 5 इसको मारेगा तो 0.4. सो बेसिकली 0.4 इंटू 1296, और कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है वो 5 के आसपास होना चाहिए. मतलब ये दोनों तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. एग्जैक्टली अगर मल्टीप्लाई करके देखिए हम लोग इन दोनों को, तो भैया ये आपको हो जाएगा 4 6 24, 4 9 36, 38,
3, 4 to 8, 11 और 4, 5 और एक डेसिमल हमको यहां देना पड़ेगा। सो 518 यानी कि 5.18 इंटू 10 टू द पावर 2 तो 5.17। कितना बढ़िया अप्रोक्सीमेशन लिए है, देख रहे हो। बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए भी आप सही आंसर तक, उत्तर तक पहुंच सकते हैं। पढ़ो। एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिस मच is applied to a purely resistive load of 50 ohm। आपके पास सिर्फ रेजिस्टर है और ये रहा मेरे को सोर्स, इस प्रकार से। तो जो करंट होगा इसमें, करंट वुड भी जो भी आपका सोर्स अपॉन आर, राइट। आपका ये है 220, हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी लिख रहे हैं, इतना डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज योर 50। तो ये हमको हो जाएगा 22/5 साइन 100 पाई टी। द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू। आप याद कीजिए एसएचएम चैप्टर को, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही तो इक्वेशन है, तो घबरा क्यों रहे हम लोग इतना। ये इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 100 पाई टी, जहां पर टाइम पीरियड हो गया है 2 पाई बाई ओमेगा, सो 100 पाई, और ये हो गया है मुन्ना 1/50 सेकेंड्स। ठीक है, तो एसएचएम में तुमने ये वाला सवाल बहुत बार किया होगा कि ये मीन पोजीशन है, ये एम्पलीट्यूड है, ये आपको हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है। इस सवाल में बेसिकली कह रहा है कि भैया ये हाफ ऑफ द पीक वैल्यू है, ये हमको पीक वैल्यू है। एसएचएम में यहां से यहां एक पूरे चक्कर का टाइम पीरियड अगर टी है तो यहां से यहां का टाइम होता है t/12 और यहां से यहां का टाइम होता है t/6 अगर ये आधा रास्ता है तो। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी सेम होगा, यहां से यहां का समय कितना होगा t/6। तो जिस बच्चे को ये अगर बात ध्यान में है तो सवाल उसके लिए मात्र 15 सेकंड का है, t/6 खत्म, आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको ये बात ध्यान में नहीं है तो फिर आपको डिराइव करना पड़ेगा। मतलब समझिएगा, देखिए यहां से 0 से यहां तक का जो टाइम होगा वो t/4 होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है t1 वो सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन में i को आप रिप्लेस कर दो I0/2 से, दिस इज योर साइन, दिस इज योर साइन ओमेगा टी लिख दो फिलहाल के लिए। तो आपका I0 से I0 मर गया, सो ओमेगा t1 इज इक्वल टू 1/2 साइन कब होगा 30 डिग्री यानी कि π/6। सो ओमेगा इज 2 पाई बाई कैपिटल टी, t1 इज इक्वल टू π/6, पाई ने पाई को मारा, अब देखो t1 इज इक्वल टू t/12, यही तो हम कह रहे थे। तो आपने t1 सॉल्व कर लिया, तुमको t/4 पता है, तो भैया यहां से यहां तक का जो टाइम होगा दैट वुड बी t/4 माइनस t1, जो कि आपको t/6 आ जाएगा। ये तो वह डिराइव करने का बात। हम तो कह रहे हैं डिराइव क्यों कर रहे हो भाई, एसएचएम अगर पढ़े थे तो ये तुमको ज्ञान होना चाहिए, तुमको ये याद होना चाहिए। तो इस सवाल का जो आंसर होगा दैट वुड बी सिंपली योर t/6। टाइम इज इक्वल टू 1/6 इंटू टी, एंड टी माई डियर फ्रेंड इज 1/50। तो ये हमको हो गया है 1/300 सेकेंड विच इज नथिंग बट 3.3 मिली सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। खत्म। चलिए अगला सवाल ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा है ट्रांसफॉर्मर? A transformer consisting of 300 turns in the primary and 150 turns in the secondary gives output power of 2.2 किलोवाट। हालांकि डायग्राम ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन क्या है कि चलो बनाते हैं। ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। इस साइड आपके पास कुछ वाइंडिंग होती है, इस साइड आपके पास कुछ वाइंडिंग होती है। इसको बोल रहे हैं प्राइमरी सर्किट, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। यहां पर आपको कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होता है, यहां पर आपको कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होता है। तो ये प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स हमको 300 दे रखा है। दिस वैल्यू इज 300 एंड दिस वैल्यू इज योर 150। अच्छा, आउटपुट पावर जो है आपको, राइट, यहां पर आपको जो आउटपुट पावर है वो दिया हुआ है 2200 वॉट।
इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज current in the secondary coil is 10 ampere, then the input voltage and current in the primary coil is how much? मुन्ना, आउटपुट में जो तुमको पावर है दैट इज इक्वल टू Vs इंटू Is, सेकेंडरी साइड में जो आपका वोल्टेज होता। हाँ जी सर। सो Vs इज इक्वल टू आउटपुट पावर विच इज योर 2200 और करंट इज 10, तो ये हमको हो जाएगा 220 वोल्ट। अब तुम जानते हो कि भैया आपका जो Vp बाई Vs होगा दैट वुड बी Np बाई Ns, और Np बाई Ns क्या है? 300 बटा 150, यानी कि ये रेशियो 2 है, यानी कि जो Vp है दैट इज 2 टाइम्स Vs, और Vs हमको भाई साहब 220 था, यानी 440 वोल्ट। तो ये और ये तो नहीं हो सकता, 440 होना ही चाहिए था। अच्छा, बढ़िया है। दूसरा इस सवाल में कहीं पर भी पावर लॉस की बात नहीं की जा रही है। अगर सवाल में कहीं पर भी पावर लॉस का इंडिकेशन नहीं है, यानी कि जो आपका आउटपुट पावर है वही आपको इनपुट पावर भी है, अदरवाइज देयर वुड बी सम एफिशिएंसी टॉपिक ओवर हियर। तो भैया आपका जो इनपुट पावर है वो भी इतना ही होगा, 2200, एंड दैट शुड बी इक्वल टू प्राइमरी साइड का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई प्राइमरी साइड का करंट। तो आप अगर ध्यान से देखें तो प्राइमरी साइड का करंट जो है मुन्ना वो आपको 5 एम्पियर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। ठीक है, बढ़िया है। अगला प्रश्न और इस सेशन का आखिरी सवाल है। मेक श्योर कि आपने लाइक बटन को हिट किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्टेज, यानी कि फिर से हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर जैसा कुछ है। यहां पर आपको प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है और ये आपको सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है Vp इज 2300 वोल्ट्स टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, यानी इस हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला है। द आउटपुट पावर इज डिलीवर्ड एट इतना, तो इस साइड जो आपका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है ना वो आप समझिए 230 वोल्ट है। इफ द करंट इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज दिस मच, इस साइड जो आपका करंट है कहता है कि 5 एम्पियर है और एफिशिएंसी 90% है, मतलब अब पावर सेम नहीं है इनपुट आउटपुट में, देयर इज सम लॉस। द आउटपुट करंट वुड बी हाउ मच माय डियर फ्रेंड? बढ़िया है। तो व्हाट इज द इनपुट पावर? इनपुट पावर इज 2300 मल्टीप्लाइड बाई करंट। तो आउटपुट पावर कितना होगा? एफिशिएंसी इज 90%, 90% ही आपको यहां तक रीच किया है, 10% का लॉस है बेसिकली। तो अगर इनपुट पावर इतना है तो आउटपुट पावर वुड बी 0.9 इंटू इनपुट पावर 5 इंटू 2300, 90% मतलब क्या 90/100, ये हमको गया आउटपुट पावर। एंड आउटपुट पावर इज इक्वल टू योर आउटपुट साइड का वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई आउटपुट साइड का करंट, हमसे वही पूछ रहा है। तो भाई साहब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इसको मारेगा तो यहां से 10 आ जाएगा। सो IS इज इक्वल टू 10 इंटू 0.99, 9 इंटू 5 इज योर 45 एम्पियर, विच मेक्स ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।